in just 5. ओके, सो अगर ये इन्वायरमेंट सबको समझ में आ गया है, ये इन्वायरमेंट हमने कल डिस्कस कर लिया था। सो इसमें ये मेरा अपना जो वर्किंग एनवायरनमेंट है पाइथन का, वो पूरा इसका फोल्डर है। ये लोकेशन आपकी अपनी लोकेशन हो सकती है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना प्रोग्राम, अपना फोल्डर बना सकते हो, और वहां पे फोल्डर पे जाके न्यू पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे जो भी प्रोग्राम बनेगा वो इस फोल्डर के अंदर बनेगा, राइट। सो आपको अगर अब यहाँ पे जैसे हमारा 12 PM वाला बैच है, उसका मैंने अलग से एक फोल्डर बनाया है, और उसके लिए यहाँ पे ये नया प्रोग्राम हमने ओपन किया, न्यू पे जाके नया प्रोग्राम ओपन किया, ठीक है। तो अब ये जो नया प्रोग्राम ओपन होके आया, ये हमारा इसी लोकेशन पे सेव होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अनटाइटल्ड करके एक नया प्रोग्राम आ गया है, ये इसी लोकेशन पे सेव होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पाइथन में जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि जब हम पाइथन में काम करते हैं तो वहां पे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। लाइक मेनी अदर लैंग्वेजेस, पाइथन डजंट रिक्वायर द फॉर्मेलिटीज। आपको कुछ भी प्रिंट करना है, सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में यहाँ पे हमने लिखा कि दिस इज माय सेकेंड प्रोग्रामिंग क्लास। हमने सिर्फ इतना लिखा और यहाँ पे रन कराया। रन कराने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एंटर हम साथ में क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने नीचे बहुत सारे ऐड कर लिए। तो ये मैंने कैसे ऐड किए नीचे इसके, मैं बी प्रेस करता गया और नए बहुत सारे यहाँ पे सेल्स ऐड हो गए। अब हम जितना चाहें जो चाहें यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ कोई वैल्यू जो आपने डायरेक्टली प्रिंट कराई। अब मान लो आप यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हो कि किसी से उसका नाम लो और वो नाम प्रिंट कराओ, राइट। तो यहाँ पे हमने मैसेज दिया, तो टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर्स, यूजर से डायरेक्ट वैल्यू लेनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट यूज करते हैं, इनपुट, और यहाँ पे हम मैसेज डालेंगे इंटर द नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डाल तो दिया, लेकिन अब इसको प्रिंट कैसे कराओगे? तो प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है अभी हम डिस्कस करते हैं। वेरिएबल, तो यहाँ पे हमने एक इंस्टेंस ले लिया वैर, इसमें हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया, और इसके बाद हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट वैर, ठीक है। तो हम अब जब जब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये पहले पूछेगा, फर्स्ट इट विल आस्क द नेम, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे हमने नाम दे दिया वरुण, राइट, हमने यहाँ पे नाम दे दिया और हमने एंटर प्रिंट कराया, तो इसने देखो यहाँ पे अलग से वरुण प्रिंट कर दिया, ठीक है। क्लियर है? अब इसी को थोड़े से मैसेज के साथ में प्रिंट कराए। अभी अभी ये क्या है हमें नहीं पता, हम इसको थोड़े से इंटरेक्टिव वे में प्रिंट कराएंगे। तो यही प्रिंट में हम थोड़े से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर्ड नेम इज, और यहाँ पे कॉमा दिया, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे वेर दे दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉमा दिया और वेर दे दिया। तो अब यहाँ पे पहले आएगा इंटर्ड नेम इज, और उसके बाद जो भी नाम यहाँ पे हमारा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटरैक्टिवली भी अपनी वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पे अभी मैंने ये यूज किया वेर। ये वेर क्या है? वेर इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर, ठीक है। जैसे आपके घर में कंटेनर होते हैं ना, राइट। कंटेनर एक लाइक सूजी का कंटेनर है, या राजमा का कंटेनर है, या मसालों के कंटेनर है। तो सब सब पे आप ऊपर एक नाम देते हो ना, राइट। वैल्यूज स्टोर करके रख लेते हो, उसके ऊपर एक नाम देते हो जिससे हमें पता लगता है कि वो क्या है। वो होता है वेरिएबल, राइट। तो सो वेरिएबल का काम क्या होता है? वेरिएबल हेल्प्स टू स्टोर द वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। एंड बिगेस्ट थिंग इज एनी टाइम दिस वैल्यू कैन बी चेंज्ड। आप कभी भी इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है।
अब बहुत सारी लैंग्वेजेस जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उसमें क्या होता है कि जब आपको कोई वेरिएबल डिफाइन करना होता है तो आपको वेरिएबल वेरिएबल में कुछ भी स्टोर करना होता है, तो स्टोर करने से पहले आपको उसका टाइप बताना पड़ता है कि आप यहाँ पे नंबर स्टोर करने जा रहे हो, आप यहाँ पे इंटीजर स्टोर करने जा रहे हो, आप यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करने जा रहे हो, तो वहां पे उनका सबका नाम बताना पड़ता है। राइट, अंडरस्टूड। मान लो आप अगर घर में हो तो घर में अगर आपको लेट से पानी स्टोर करना है, और दूसरी में कोई कोई एक ऐसा बर्तन है जिसमें आपको दूध स्टोर करना है, एक ऐसा बर्तन है जिसमें चाय स्टोर करनी है, तो सबके लिए अलग अलग बर्तन होता है ना। तो स्टोर करने से पहले एक बर्तन ढूंढते हो, है ना। मान लो घर में खीर स्टोर करनी, तो खीर गिलास में तो नहीं स्टोर कर देते हो, है ना, उसके लिए एक पतीला होता है उसमें बनाते हो। राइट, पूड़ी बनानी है तो पूड़ी किसमें, प्लेट में बनाते हो पूड़ी? नहीं, क्या होती है उसके लिए? कढ़ाई होती है। तो हर चीज के लिए एक कंटेनर होता है। राइट, तो दूसरी लैंग्वेजेस में अभी तक जो एंशियंट लैंग्वेजेस थी उसमें क्या था कि जब भी आपको कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो उसका पहले आपको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। राइट, लेकिन जो पाइथन है, पाइथन आपको फैसिलिटी देता है कि आपको क्या स्टोर करना है ये आप डिसाइड करो, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। तो आपको यहाँ पे इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सो in Python, in Python, you don't need to tell the variable type कि किस टाइप का वेरिएबल बनाना है। अब मैं इसको यहाँ पे कमेंट भी कर लिखूँ, मैं इसको मार्कडाउन में लिख लूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे एक नोट्स टाइप बन रहा है, आप देखोगे। ठीक है, और यहाँ पे सबके आगे मैं बी आर टैग लगा देता हूँ, बी आर। ठीक है, ये बी आर टैग, बी आर, बी आर, बी आर। ठीक है, सो ये आ गया। तो पाइथन में आपको डेटा टाइप पहले से बताने की जरूरत नहीं है। राइट, सो क्या जरूरत है, यहाँ पे करना क्या है, यू कैन डायरेक्टली स्टोर द डेटा इन वेरिएबल एंड आफ्टर स्टोरिंग द वैल्यू टाइप ऑफ वेरिएबल विल बी डिक्लेयर्ड। तो जब आप वैल्यू स्टोर कर दोगे उसके बाद ये अम, उसका टाइप डिफाइन करेगा। ठीक है, क्लियर। तो फॉर एग्जांपल, अब जैसे अब यहाँ पे हमने वैर लिया है। ठीक है, तो वैर को हमने यहाँ पे दे दिया, वैर को हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया पाइथन। ठीक है, यहाँ पे हमने पाइथन वेरिएबल दे दिया, तो इसमें पाइथन वैल्यू दे दी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैर का टाइप पहले से कहीं डिफाइन नहीं किया है, आप ऊपर देख सकते हो हमने वैर का टाइप पहले कहीं से भी डिफाइन नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे जब आपने स्टोर किया, अब आप देखना चाहते हो कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो यहाँ पे हम पहले इसको प्रिंट कराएंगे वैर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको उसका टाइप चेक करना है, सो टू चेक टाइप ऑफ एनी वेरिएबल, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो प्रिंट सिंपली टाइप स्टेटमेंट इसके साथ में वैर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, क्लास आ गया इसकी स्ट्रिंग, ये पाइथन इसकी वैल्यू है जो यहाँ पे प्रिंट से आई है, और यहाँ पे टाइप फंक्शन से इसका हमें टाइप पता लग गया कि इसका टाइप क्या होता है। क्लियर है? एनी डाउट विद दिस? एनी डाउट इन ऑनलाइन? No, sir. No, sir, no, sir. ओके, ग्रेट। सो यहां से हमें इसको टाइप पता लग गया, तो टाइप फंक्शन से हम क्या करते हैं, टाइप फंक्शन से हम किसी भी वेरिएबल का टाइप फाइंड आउट करते हैं। अब अभी मैंने इस वेरिएबल में हमें पाइथन स्टोर कर दिया गया। राइट, अब मेरा मूड स्विंग हुआ, कहा नहीं मुझे पाइथन स्टोर नहीं करना है, मुझे कुछ और चाहिए, तो यहाँ पे वैर में मैंने 999 स्टोर कर दिया है। राइट, अब इसको आप प्रिंट कराओगे वैर
और टाइप ऑफ where अगेन, राइट, हमने प्रिंट कराया। तो अब यहाँ पे देखो ये इसने उसको अपने आप इंटीजर में बदल दिया, राइट। तो ये एक ऐसा यहाँ पे ये कंटेनर सिस्टम बना दिया गया है कि जो भी कुछ इसमें डालोगे वो उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइप चेंज कर लेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने अगर यहाँ पे कैरेक्टर डिक्लेयर किया तो कैरेक्टर ही आपको डालना है और कुछ नहीं आ सकता। नंबर दिया है तो उसमें कैरेक्टर नहीं आ सकता। आप अब यहाँ पे नंबर दिया, अब इसके बाद कैरेक्टर डालोगे तो फिर से कैरेक्टर आ जाएगा, राइट, अंडरस्टूड। अब वेरिएबल डिफाइन करने के कुछ नियम होते हैं, तो उसमें से 3 नियम मेन है उसमें। रूल्स टू डिफाइन द वेरिएबल नेम्स। अब यहाँ पे मैं HTML के टैग्स यूज कर रहा हूं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं बता दूंगा कि ये टैग क्या काम कर रहा है। ठीक है, HTML आती है, किसको किसको आती है? पढ़िए, कोई बात नहीं, सीख जाओगे अभी थोड़ी देर में, यूज करते करते HTML भी सीख जाओगे। ठीक है, तो रूल्स टू डिफाइन द वेरिएबल नेम्स, पहला रूल होता है कि एनी वेरिएबल कैन कंटेन वैल्यूज फ्रॉम वेरिएबल नेम, any variable name can be made from स्मॉल ए टू स्मॉल जेड हो सकता है, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड हो सकता है, 0 to 9 हो सकता है, इसके अलावा अंडरस्कोर हो सकता है। किसी भी वेरिएबल के नाम में ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरा इसका नियम है, यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ, BR। दूसरा इसका रूल होता है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्टेड विद अ नंबर। वेरिएबल नेम को आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे वेरिएबल के नेम में स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और 0 to 9 लिखा हुआ है, लेकिन ये 0 to 9 वाले जो पार्ट है ये आप वेरिएबल के स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, आगे कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, देन तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर द रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। अब ये रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? तो रिजर्व वर्ड फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको नोट्स दूंगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नोट्स में अगर आप देखोगे तो पहले में ही सबसे पहले मैंने कीवर्ड ही डिफाइन किए हुए हैं। ये आपके नोट्स हैं, देखो ये मैंने बनाए हुए हैं सारे। तो इसमें कीवर्ड्स हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कीवर्ड की लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट कीवर्ड्स और यहाँ पे प्रिंट कीवर्ड्स डॉट KW लिस्ट। KW लिस्ट होता है या और कुछ होता है? KW लिस्ट ही तो होता है। अच्छा, कीवर्ड है, कीवर्ड यहाँ पे है। ठीक है, तो कीवर्ड्स पाइथन में कौन कौन से होते हैं उनकी ये 33 कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट है ये। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख सकते हो, समझ सकते हो। अब यहाँ पे अब चाहे ये फ्रॉम है, फॉर है, व्हाइल है, ट्राई है, रिटर्न है, एल्स है, फॉल्स है, ट्रू है, ये सारे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। ठीक है, और इनकी कुछ ऑलरेडी मीनिंग है। ठीक है, तो इनको आप एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी आप वेरिएबल नेम यूज करोगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होगी? लेट्स सपोज यहाँ पे हम यहाँ पे हमारे पास है फ्रॉम कीवर्ड है। ठीक है, तो पहले देखो ध्यान दो, जैसे ही हमने फ्रॉम टाइप किया, जैसे हमने FRO किया था, ब्लैक आ रहा था, जैसे ही M पूरा हुआ तो फ्रॉम क्या हुआ? ग्रीन में हो गया। मतलब ये दिखा रहा है कि ये कीवर्ड है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे फ्रॉम इज इक्वल टू 99 दे दिया और यहाँ पे प्रिंट फ्रॉम कर देते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे इनवैलिड आ जाएगा।
अब ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि फ्रॉम क्या है? फ्रॉम एक ऑलरेडी कीवर्ड है। ठीक है, आप कोई भी कीवर्ड यहाँ से उठा के लाओगे, उसमें कुछ वैल्यू असाइन करने की कोशिश करोगे तो पाइथन आपको अलाउ ही नहीं करेगा। बहुत सारी दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें आप असाइन कर लेते हो, उसके बाद फिर दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसमें। राइट, लाइक आपने यहाँ पे कहीं पे इफ कीवर्ड में को यूज करके उसका कोई वेरिएबल बना लिया, और वेरिएबल बनाने के बाद फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो जो उसका एक्चुअल मीनिंग है वो तो आपने चेंज कर दिया, तो आगे के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। तो पाइथन ने वो रिस्क ही नहीं रखा, पाइथन ने कहा नहीं भाई, आप बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो फ्रॉम या इनमें से कोई भी वर्ड, जो 33 वर्ड्स हैं, इनमें से कोई भी वर्ड्स आप एज अ कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अब यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे मैं लिखूं var1 = 99, ये चलेगा। लेकिन अब मैं लिख दूं var = 999, तो नहीं चलेगा। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे देखो प्रिंट कराता हूं, तो print var1 ठीक है, ये हम कराया तो देखो यहाँ पे इसने 1 var पे हमें एरर दे दी। ठीक है, तो ये है आपका एक वैलिड वेरिएबल नेम, और ये है आपका एक इनवैलिड वेरिएबल नेम। अभिषेक, समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं? तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो इसके अलावा और भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने इन कीवर्ड्स के, इन चीजों के अलावा मैंने यहाँ पे वेर और @1 इस तरह से मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया, स्पेशल कैरेक्टर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मैंने यहाँ पे 100 कर दिया, इसको रन कराया तो इसने यहाँ पे दे दिया कि नहीं कर सकते ये ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे @ की जगह हम अंडरस्कोर कर देंगे तो ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैलिड हो गया, हमने अंडरस्कोर यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल नंबर 1 में देखो, सबसे पहले वेरिएबल कैन बी consisting of small a to small z, capital A to capital Z, and 0 to 9, and underscore only। अंडरस्कोर ही होगा और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, आप वेरिएबल नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, एंड देन आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। ठीक है, इतना इतने में किसी को कोई डाउट? अभी देखो यहाँ पे ये HTML में मैंने यहाँ पे H4 रूल लगाया था, यहाँ पे H4 है। ठीक है, बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। यहाँ पे BR टैग तो मैंने कल बताया था आपको, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए HTML में H4 हमने यहाँ लगाया है, तो इसका आउटपुट देखो, आउटपुट अलग से दिखाई दे रहा है, गोल्ड दिखाई दे रहा है। तो HTML में हेडिंग के लेवल होते हैं, तो हेडिंग लेवल में H1, H2, H1, H2, फिर इसमें आता है H3 और H4। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो कंटेंट है उसका जो साइज है वो छोटा होता जाएगा। यहाँ पे हम सबके आगे लगा देते हैं। ठीक है, सबके आगे मैंने देखो सेम सेम चीज लिखी है, और इसके बाद इसको बंद करना भी जरूरी होता है। तो इन स्टार्टिंग यहाँ पे ये की है, यहाँ पे लास्ट में स्लैश के साथ में इसको बंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे /H1, यहाँ पे /H2। ठीक है, फिर /H3, फिर /H4, H4, यहाँ पे स्लैश। ठीक है, H4। ठीक है, अब जब इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग साइज में आ रहे हैं। H1 वाला सबसे बड़ा है, H2 वाला उससे छोटा है, फिर H3 वाला, फिर H4 वाला। ठीक है, इसी में तो जैसे जैसे हेडिंग का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा, कंटेंट का साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो हमने H5 दिया, रूल्स टू डिफाइन द वेरिएबल नेम, यहाँ पे /H5।
और यहाँ पे ठीक है। तो देखो H4 के बाद से वो थोड़ा सा अब ज्यादा साइज चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल से तो डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो ये HTML में आप इस तरीके से अपनी हेडिंग्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, अपने जो भी कंटेंट है उसको डिजाइन डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे तो हम और भी चीजें देखेंगे कि HTML में हम और क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? अब इसके बाद आता है ये तो हो गया। अब इसके बाद आता है मेनली कि कमेंट्स इन पाइथन। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे मार्क डाउन करते हैं और यहाँ पे हमने दिया H4 कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में कमेंट्स कैसे काम करते हैं? तो कमेंट अभी आपने देखा यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कमेंट होते हैं। तो पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, पहला होता है हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम सिंपली हैश को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर यूज किए हुए हैं, तो यहाँ पे जैसे ये देखो, ये मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे ये यूज किए हैं। तो कमेंट एक्चुअली होते क्या है? कमेंट एक्चुअली होते क्या है? जो चीज हमें प्रिंट नहीं करानी वो उसको मतलब हाइड करना है। हाँ, सो सपोज अब ये तो आपके पास ये जुपिटर नोटबुक का एक बहुत इनहेंस फीचर वाला इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब आप किसी और पाइथन के एनवायरमेंट पे काम कर रहे हो, VS कोड पे काम कर रहे हो, स्पाइडर पे काम कर रहे हो, या पाईचार्म पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे इतनी सारी रिच फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। वहां पे आपने कोड लिखा है, अब कोड में आपको अपना कुछ इंटरप्रिटेशन डालना है। तो इंटरप्रिटेशन डालोगे टेक्स्ट फॉर्म में। अब वो टेक्स्ट फॉर्म पाइथन तो एग्जीक्यूट कर नहीं सकता, तो अगर आप उसको एग्जीक्यूट कराओगे तो क्या होगा? एरर आएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे कमेंट डालते हैं। तो कमेंट आपके जो भी कोड है उसका एक इंटीग्रल हिस्सा होता है, बट वो एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं होता। ठीक है, सो कमेंट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द लॉजिकल प्रोसेस। जो भी प्रोसेस आपने लिए, लॉजिकल प्रोसेस आप डिफाइन करना चाहते हैं, या कुछ एजम्पशंस आपने डिफाइन किए हैं, या कुछ इनिशियलाइजेशन डिफाइन किया है, या अब बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप प्रोग्राम डेवलप करने जाओगे तो आपने मान लो आज कोई प्रोग्राम डेवलप किया और वो चल रहा है। अब वो प्रोग्राम आपने बहुत मेहनत करके 15-20 दिन मेहनत करके अलग अलग लॉजिक लगा के बनाया। ठीक है, अब लॉजिक लगाने के बाद आपने उसको छोड़ दिया, भूल गए। ठीक है, 6 महीने बाद आपको या साल भर बाद जरूरत पड़ी कि इसमें आउटपुट में कुछ इशू आ रहा है, या स्टैंडर्ड में कुछ चेंज हुआ है, हमको चेंज करना है, या लॉजिक में हमें चेंज करना है। तो अब आपका जो अपना लिखा हुआ कोड है उसको ही आपको री रीड करने में या री डिकोड करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, क्योंकि आप उसको साल 2 साल बाद एक्सेस कर रहे हो। तो वो प्रॉब्लम, वो एजम्पशंस आपको री एज्यूम ना करने पड़े, तो उसकी जो एक थियरी है वो भी वहां पे आप कमेंट में लिख के डाल सकते हो। ठीक है, सो फॉर अ गुड प्रोग्रामर इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जेनरसली अपने प्रोग्राम में कमेंट डालो, जिससे दूसरे भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मान लो कल को आप आज किसी कंपनी में काम करो, आपने कोड डेवलप किया, वो प्रोडक्शन में चला गया, फिर आप कंपनी छोड़ के चले गए, 6 महीने बाद दूसरा बंदा आया, उसको भी उसी कोड पे काम करना है, तो वो क्या करेगा? फिर से सारे डेवलप करेगा? नहीं, वो आपके कोड को देख के काम करेगा। राइट, तो वो कैसे समझेगा कि आपने क्या लॉजिक लगाया है? तो उसके लिए भी हम कमेंट्स को यूज करते हैं। कमेंट्स आर यूज टू डिफाइन द लॉजिकल प्रोसेस, एजम्पशंस, इनिशियलाइजेशंस, जो भी आपने यहाँ पे किया हुआ है वो सारी चीजें डिफाइन करने के लिए कमेंट्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली कमेंट्स आर नॉट द प्रोसेस, नॉट द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसेस।
ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ जनरसली आपकी जो प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कमेंट होते हैं। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, कि आपने जस्ट एक लाइन में कमेंट किया, जैसे मैं हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये एक लाइन सिंगल लाइन के छोटे से छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने भी बना सकते हो कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं जिसको आप हैश से यूज कर सकते हो। इसके बाद होते हैं आपके मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स, राइट। मल्टी लाइन लाइन कमेंट्स क्या होते हैं? यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स को आप यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे ट्रिपल सिंगल कोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अभी उसमें यूज करके बताता हूँ सेल में, तो आपको सही से पता लगेगा। तो यहाँ पे ट्रिपल सिंगल कोट्स भी दे सकते हो या ट्रिपल डबल कोट्स ये भी दे सकते हो। ठीक है, एनी डाउट विद दिस? तो नो सर। कोई कुछ पूछ रहा है? नो सर। ओके ओके, अच्छा वहां से आवाज मुझे कहाँ से आवाज आ रही है? ठीक है, तो ट्रिपल सिंगल कोट्स या डबल डबल सिंगल कोट्स, सॉरी ट्रिपल सिंगल कोट्स ट्रिपल डबल कोट्स में आप कमेंट दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे मुझे यहाँ पे कमेंट देना है, सो एग्जाम्पल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, और यहाँ पे दिया प्रिंट दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, देन विल टेक एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आप यूज करोगे मल्टी लाइन कमेंट में। अब जैसे मैंने देखो, मैं एक सिंगल कोट लगाया, दो लगाया, तो अभी अब दो ही आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं एक और लगाऊंगा तो देखो क्या होगा, तीन और आ गए। ठीक है, तो ये क्या है? अब इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे वो कमेंट है। दिस इज द प्लेस फॉर मल्टी लाइन कमेंट। This will not be executed during Python program execution। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं एक फिर से स्टेटमेंट डाल देता हूँ, प्रिंट मल्टी लाइन पार्ट वन। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो एग्जीक्यूशन में क्या आ रहा है हमारे पास? इसको एग्जीक्यूट कराया, एग्जीक्यूशन में आ रहा है दिस इज सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन पार्ट वन। जो बाकी का पार्ट है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल इसमें आता है यहाँ पे डबल ट्रिपल डबल कोट्स। तो जैसे सिंगल कोट मैंने लिए हैं वैसे डबल कोट ले रहा हूं, तो एक यहाँ पे आया, दूसरा आया, और जैसे ही हम तीसरा देंगे तो फिर तीन और आ गए। ठीक है, अब इनके बीच में भी आप जो कुछ लिखोगे, अगेन दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसके बाद दे दिया मल्टी लाइन पार्ट टू। ठीक है, सो इस तरह से आप यहाँ पे सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन के कमेंट्स को बना सकते हो। ठीक है, आपको मल्टीपल लाइन में लिखना है, बहुत सारी लाइंस आप ऑलरेडी लिख चुके हो, लेकिन आपने हैश नहीं लगाया उनके आगे, तो सबके आगे हैश लगाने की जरूरत नहीं है। एक शुरू में लगा दो, एक नीचे लगा दो।
हैश नहीं, सिंगल कोट या डबल कोट, तो आपका पूरा पार्ट एज अ कमेंट ट्रीट हो जाएगा। बहुत बार हम इसको टेस्टिंग के दौरान भी करते हैं कि जब हमारा बड़ा प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम में हमारे पास हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं आ रहा है, तो हमने उसी का कोड ट्वीक किया, तो जो ओरिजिनल कोड है वो हमने कमेंट कर दिया, फिर अपना वाला कोड एग्जीक्यूट कराया। तो टेस्टिंग के दौरान भी हम इसको बहुत फ्रीक्वेंटली कमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, तो कमेंट केवल आपके कमेंट डालने के लिए नहीं है, कमेंट आपका टेस्टिंग के लिए भी बहुत बार यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी तो आपने प्रोग्रामिंग शुरू की है, प्रोग्राम जब आप आगे पढ़ोगे तो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं काफी, तो बड़े प्रोग्राम्स में भी फिर आपको ज्यादा कमेंट आप इसी तरीके से डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसके अलावा एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं डॉग स्ट्रिंग। ठीक है, ये डॉग स्ट्रिंग क्या होती है? जब आप फंक्शंस पढ़ोगे तो ये फिर से रिपीट होगी। सो कमेंट एरिया फॉर फंक्शन। ठीक है, कमेंट्स एरिया फॉर फंक्शन। तो डॉग स्ट्रिंग में जैसे मैंने मान लो यहाँ पे प्रिंट लिखा, और तो देखो यहाँ पे इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, प्रिंट के बाद मैंने शिफ्ट और टैब प्रेस कराया, तो ये देखो एक डॉग स्ट्रिंग खुल के आ गई। सही है, दिख रहा है सबको? अलग से छोटी सी स्क्रीन खुल के आ गई है। ठीक है, इसके लिए मैंने किया क्या था, शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस किया मैंने। ठीक है, तो ये प्रिंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे ओपन होके आ गई है। लेट सपोज मैं यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ, फिर मैंने शिफ्ट टैब किया, तो इनपुट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिख के आ गई। राइट, अब ये डॉक स्ट्रिंग आप अपनी क्रिएट करते हो। डॉक स्ट्रिंग होता क्या है, मान लो आपने कोई भी बड़ा फंक्शन क्रिएट किया है, उस फंक्शन के साथ में आपने अपना कुछ डॉक्यूमेंटेशन डाला है, वो आप देखना चाहते हो या आगे दिखाना चाहते हो। राइट, आपने अपना कोई पैकेज बनाया और उस पैकेज को आप दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन एक तो है कि आपने अपने लिए कोड लिखा और यूज कर लिया, ठीक है, लेकिन आप अपने लिए कोड, आपने कोड लिखा और उसको आगे आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो उसमें फंक्शन है, तो फंक्शन के साथ में आपने कुछ ना कुछ डिटेल्स डाल दी, तो वो डिटेल्स आपकी यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग में आती है। ठीक है, तो इसको क्रिएट करने के लिए भी हम फंक्शन के साथ में, अब जैसे मान लो फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे चौथे पांचवें चैप्टर में। ठीक है, फंक्शन के लिए हम यहाँ पे जैसे मान लो स्क्वायर फंक्शन हमने यहाँ पे दिया और यहाँ पे एन दिया, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसके लिए डॉक स्ट्रिंग यहाँ पे दे देते हैं, तो हमने यहाँ पे दिया दिस इज माई स्क्वायर फंक्शन, इनपुट द नंबर फॉर विच यू वांट टू कैलकुलेट द स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया है सिंपली रिटर्न n इंटू n। ठीक है, ये मैंने फंक्शन बना लिया, ये फंक्शन आगे आप पढ़ोगे क्या होता है, और इसको हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया। अभी देखो, पहले अभी मैं एग्जीक्यूट नहीं कराते हैं, मैं यहाँ पे SQR यहाँ पे मैंने लिखा। ठीक है, और इसको अभी मैं यहाँ पे शिफ्ट और टैब कर रहे हो तो देखो कुछ नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि ये फंक्शन अभी मैंने क्रिएट ही नहीं किया, केवल मैंने इसका कोड लिखा है। ठीक है, ये मैंने अभी क्रिएट किया ही नहीं, इसका सिर्फ मैंने कोड लिखा है। अब मैं इसको क्रिएट करूंगा तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कराता हूं, तो मैंने इसको रन करा दिया, तो इसको रन कराने पे आउटपुट कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें अभी नहीं पता है कि किस नंबर का फंक्शन स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो ये फंक्शन बैकग्राउंड में होके आ गया। अब यहाँ पे जाएंगे और हम शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये आ गया, जो हमने डॉक स्ट्रिंग क्रिएट करी थी, आ गया। एनी डाउट? तो इस तरीके से आप अपनी डॉक स्ट्रिंग भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो चीजें और आती हैं कि जैसे यहाँ पे शिफ्ट के साथ में सिंगल टैब प्रेस किया तो ये आया, शिफ्ट के साथ में टैब को 2 बार प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा वो डिटेल में वही चीज खुल के आ जाएगी। ठीक है, शिफ्ट के साथ में डबल टैब प्रेस करेंगे तो वही चीज खुल के आ जाएगी, और
यहाँ पे वो वही चीज आपको देखनी तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके भी वो चीज देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो पूरा डिटेल में खुल के आ गया उसकी सारी डिटेल्स नीचे अलग से, ठीक है। तो डॉक स्ट्रिंग देखना, उसको यूज करना, क्रिएट करना, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट में सिंगल टैप प्रेस किया तो छोटा ओपन हुआ, शिफ्ट के साथ में डबल टैप प्रेस किया तो थोड़ा सा बड़ा ओपन हो गया, शिफ्ट के साथ में ट्रिपल टैप प्रेस किया तो सारी डिटेल्स यहाँ पे और भी जो हिडन डिटेल्स है वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। एनी डाउट विद दिस लाइन? नो सर। रेस्ट बाकी सर, लोगों को? नो सर, ऑल क्लियर। ओके, शायद मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो कुछ सबको किसी को कोई डाउट नहीं है, या ऐसा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर आप बोलते रहो, क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सब 100% समझ में आ रहा है? यस Yes. सर। यस सर। अभिषेक और इधर संतोष, चाहत, प्रभनूर? सर ओके ग्रेट, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आता है यू कैन कम बैक एनी टाइम टू मी एंड आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स, ओके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद होते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन पाइथन। तो अभी भी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद टाइप्स के बाद से फिर थोड़ा सा हम और आगे स्टार्ट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन पाइथन, तो स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सिंगल लाइन स्टेटमेंट होते हैं और मल्टी लाइन स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कभी ऐसी हमें जरूरत पड़ती है कि हमने यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है टोटल इज इक्वल टू और 9 + 6 5 + 7 + 2 + 8, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करा लिया, प्रिंट टोटल। चलो यहाँ पे, चलो वो बाद में देखते हैं, टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सिंपली एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पे इनका सबका टोटल 31 आ गया, ठीक है। अब आपके पास नंबर्स थोड़े से ज्यादा हैं, हमने यहाँ पे टोटल 1 लिया और यहाँ पे हमने लिया 7 + 9 + 1 + 2 + 8 + 5 + 4 + 3 + 2 + 9, ठीक है। अब आप इनको यहाँ पे मल्टीपल लाइन में लेके आना चाहते हो, हमने यहाँ पे मल्टीपल लाइन में यहाँ पे लेके आ गए, इसको हम यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आगे इसको अब हमें इनको ऐड कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें यहाँ पे स्लैश डालना पड़ेगा, ठीक है। एक हमें यहाँ पे स्लैश डालना पड़ेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे आप इसको प्रिंट कराओगे, प्रिंट टोटल, सॉरी टोटल 1। तो यहाँ पे देखो ये प्रिंट होके आ गया। अगर हम यहाँ पे स्लैश नहीं डालते लेट्स सपोज, राइट, तो यहाँ पे क्या देता, यहाँ पे सिंटैक्स की एरर आ गई, राइट, क्योंकि ये आगे यहाँ पे ये प्लस ऑपरेटर है, इसके आगे ये एक ऑपरेंड एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन हमने ऑपरेंड नहीं दिया तो उसने यहाँ पे एरर रिटर्न कर दी, ठीक है। तो ये एरर रिटर्न ना करे इसलिए हम यहाँ पे स्लैश लगा, जो स्लैश का मतलब है कि अब ये जो इसके आगे का डेटा है वो नेक्स्ट लाइन में मिलेगा, इसके आगे का डेटा नेक्स्ट लाइन में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट भी करा सकते हैं, या मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट के लिए आप ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे टोटल 2 लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं अब यही चीज हम ब्रैकेट में लिखते हैं 7 + 9 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने लिखा +2 + 5 + 9, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखा और फिर यहाँ पे नीचे आए +3 + 8, इस तरह से हमने लिखा और हम यहाँ पे प्रिंट कराया। अब हमने टोटल 2, तो भी
ये वैल्यूज को कंसीडर कर लेगा। तो अगर आप इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो फिर आपको स्लैश डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? ये आप ये इस तरह के स्टेटमेंट्स को जरूरत पड़ने पे, आप अगर ज्यादा लंबे स्टेटमेंट हो रहे हैं तो आप उसको जरूरत पड़ने पे इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, वन लास्ट थिंग बिफोर वी प्रोसीड टू द एक्चुअल पार्ट, जो आपको ध्यान में रखनी है कि पाइथन इज केस सेंसिटिव। ये पाइथन आपकी केस सेंसिटिव है। तो अगर आपने यहाँ पे लिखा है टोटल और आपने लिखा है टोटल, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ऊपर देखो मैंने यहाँ पे टोटल वेरिएबल लिया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्मॉल टोटल प्रिंट कराते हैं तो ये यहाँ पे एरर जनरेट करेगा, सेइंग टोटल इज नॉट डिफाइंड। ये स्मॉल टी वाले टोटल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल टी दिया हुआ है। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट पाइथन इज केस सेंसिटिव। हाँ जी, बिल्कुल नहीं करेगा। एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट में हो, लास्ट में हो या मिडिल में हो, कहीं भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द केस सेंसिटिविटी। तो बहुत बार आप जब यहाँ पे काम करोगे तो इस तरह की एरर हो सकती है, राइट? बिकॉज बहुत सारे जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मैं जब सैस पे काम करता था तो सैस केस सेंसिटिव नहीं है। एक्सेल पे काम करोगे तो एक्सेल केस सेंसिटिव नहीं है। वीबीए पे काम करोगे तो वो केस सेंसिटिव नहीं है, राइट? तो बहुत सारे जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन पाइथन केस सेंसिटिव है। तो जैसे ही आपको दिया हुआ है वैसे ही आपको इसको यहाँ पे डालना है। क्लियर? एनी डाउट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रो पार्ट। क्लास इज नॉट ओवर इट, हम आगे भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंट्रो टू पाइथन, इसको हम रीनेम कर देते हैं। दिस इज ऑल इंट्रो पार्ट। इसमें इंट्रो पार्ट में, बेसिक पार्ट में किसी को कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो मुझसे डिस्कस कर सकता है। नाउ anyone, any question? See, I want to make one thing very clear with everyone. When I teach, my motive is to make you clear with the topic. ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है, so do not hesitate to ask me your doubt. Because reason why I'm telling this is, I have worked into the industry for 16 years. 16 साल मैंने काम किया है। जब जब तक आप स्टूडेंट हो, आप जितनी भी गलतियां कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी किसी भी गलती का कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इस इंडस्ट्री में जाओगे, वहां पे आपकी हर गलती का पैसा होता है, हर गलती की वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे आप 4 लोगों में अगर शर्म कर गए तो बाहर जाके 400 लोगों में आपकी इंसल्ट होना पक्का है। So do not hesitate to ask any question, even how silly it may be. Nobody is going to judge here, क्योंकि सब एक ही लेवल पे हो, कोई बड़ा छोटा नहीं है। मैं भी आपके लेवल पे ही हूँ, सिर्फ मैं आपसे थोड़ा पहले पैदा हो गया तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क एनी सिंपल क्वेश्चन ऑल्सो। डू नॉट थिंक कि मैं क्या सोचूंगा, मैं कुछ नहीं सोचता। ठीक है, मैं सोचता हूं कि मेरा जो स्टूडेंट है उसको उसका सही आंसर मिलना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, सो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आई एम वॉचिंग कि कोई लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछोगे, यहाँ पे गलती करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन ना पूछने की गलती करोगे तो बाहर जाके बड़ी बड़ी गलतियां करोगे। सो फील फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम आगे स्टार्ट करते हैं। नई पाइथन फाइल स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डेटा टाइप्स।
ठीक है। तो डेटा टाइप्स अभी हमने यहाँ पे देखे थे पिछले वाले में कि वेरिएबल अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट। तो यहाँ पे टाइप में हमने देखा था कि यहाँ पे एक इंटीजर टाइप है, स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग टाइप है। इस तरीके के अलग अलग डेटा टाइप होते हैं। ये टाइप कौन कौन से होते हैं? ये टाइप सॉरी ये टाइप होते हैं नंबर वन। तो मैं इसको मार्कडाउन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, बाकी चीजें आगे देखेंगे। सो यहाँ पे पहले मैं हेडिंग ले लेता हूँ, H3 लेवल की हेडिंग ले लेता हूँ, ठीक है। सो डेटा टाइप्स इन पाइथन और H3 यहाँ पे करते हैं। सो पाइथन में जो आपके डेटा टाइप्स होते हैं, इसमें पहला डेटा टाइप होता है इंटीजर, ठीक है। इसको हम इंट से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग, इसको हम str से डिनोट करते हैं, ठीक है। तीसरा डेटा टाइप होता है क्या होता है? फ्लोट, ठीक है। तो इसको हम फ्लोट से ही डिनोट करते हैं। चौथा डेटा टाइप होता है बूलियन, ठीक है। तो ये चार मेन डेटा टाइप होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज कर सकते हो। तो पांचवा डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्यादा वैसे यूज में नहीं आता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप यूज कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपने पढ़े होंगे, कब पढ़े होंगे? 7th 8th में पढ़े होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। 3+4J इस तरह से पढ़ा था, कुछ याद है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो वो यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब इन डेटा टाइप्स में यूज, अब किसी भी डेटा टाइप को पाइथन में आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि पाइथन Python does not ask, do not ask to define the types of any variable. किसी भी वेरिएबल का टाइप डिफाइन करने के लिए पाइथन आपको नहीं बोलता है। तो आपको करना क्या है? जस्ट स्टोर द डेटा इन वेरिएबल and data type will automatically be adopted, ठीक है। आपको सीधे डेटा टाइप स्टोर करना है, वैल्यू स्टोर करनी है, और डेटा टाइप ऑटोमेटिकली अडॉप्ट हो जाएगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं कि वेरिएबल 1 इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे दिया 45, ठीक है। यहाँ पे हमने वेरिएबल दिया 45। तो अभी यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करेंगे var_1 एंड देन टाइप ऑफ var_1। तो यहाँ पे इसका टाइप है इंटीजर, ठीक है। और यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, और यहाँ पे हमने लिख दिया DA, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग में आ गया, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पे तीसरे पार्ट में लेते हैं, और यहाँ पे हमने स्टोर किया 67.896, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे स्टोर जज किया, तो ये फ्लोट के टाइप में आ गया, ठीक है। एनी डाउट? तो आप देख सकते हो एक ही वेरिएबल है, मैं डेटा चेंज करता जा रहा हूं, उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली बदलता जा रहा है, ठीक है। वेरिएबल एक ही है, var1 ही वेरिएबल है हमारा, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं, ठीक है। फिर var1 हमने यहाँ पे दिया ट्रू, TRUE, ठीक है। ये हमने यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे ध्यान दो, ट्रू का T कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी और लिख दिया, स्मॉल ट्रू पूरा लिख दिया या कैपिटल ट्रू पूरा लिख दिया, तो ये देखो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो बूलियन वेरिएबल में आपको क्या करना है, बूलियन वेरिएबल में आपको यहाँ पे पहला कैपिटल रखना है, टी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, ठीक है। देन फॉल्स में भी एफ कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। अगर आपने ये नहीं किया, लेट सपोज मैंने ऐसे फॉल्स लिख दिया और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया, तो ये एरर दे देगा कि फॉल्स को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो एफ कैपिटल लिखना पड़ेगा, तभी देखो ये ग्रीन में भी कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और अब हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे, तो इसका टाइप क्या बता दिया इसने, बूलियन, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी 24 प्लस 8J, इस तरीके से दिया, यहाँ पे दिया, तो इसने इसका टाइप बता दिया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये सारे जो डेटा टाइप हैं ये आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप किस तरीके का डेटा? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए देखो, पाइथन में इसका कोई यूज नहीं होगा। पाइथन में आप मोस्टली कॉम्प्लेक्स को कहीं भी यूज नहीं करने वाले, लेकिन ये एडिशनल फैसिलिटी दे दी है कि इन केस अगर आपको ऐसे कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है, जो आपने जब जब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े होंगे, तो उस टाइम पे इसके कुछ कैलकुलेशन पढ़े थे ना, उन कैलकुलेशंस की अगर आपको करने की जरूरत है, तो आप इस डेटा टाइप को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन वैसे ही होंगे, अब मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, आपको उनको ऐड करना है, तो आप प्लस से ही ऐड करने वाले हो, राइट। तो सपोज यहाँ पे हमने ले लिया where 1 is equal to 3 plus 4J and where 2 is equal to 4 plus 5, 4 plus 5J, ठीक है। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आपने यहाँ पे क्या प्रिंट where 1 plus where 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसने दे दिया 7 plus 9J, ठीक है। तो जैसे आप वहां पे कैलकुलेशन कर रहे थे, वैसे ही कैलकुलेशन आप यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी जो भी आपने 9th 10th में जो भी नंबर पढ़े होंगे, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, याद आ रहा है? तो वो वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज है, और कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? अब कभी कभी क्या होता है कि डेटा हमारे पास है, उस गलत जगह आ गया है या गलत फॉर्म में आ गया है, उसको हमें एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमें यूज करना होता है 4, यहाँ पे टाइप कास्टिंग। सो टाइप कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग इन पाइथन, पाइथन में क्या होता है, जब हम इफ एनी डेटा इज मिस्टेकनली कन्वर्टेड टू द रॉन्ग डेटा टाइप, ठीक है। अब ये रॉन्ग डेटा टाइप क्या होता है, रॉन्ग डेटा टाइप, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया where 1 में हमने where 1 में हमने यहाँ पे स्टोर किया, सॉरी where 1 में हमने स्टोर किया 45, ठीक है। 45 मैंने यहाँ पे कोट्स के साथ में स्टोर किया है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे इसका टाइप देखोगे, यहाँ पे टाइप देखोगे, तो ये टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। यहाँ पे दिख तो नॉर्मल सा ही रहा है, विजुअल में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये स्ट्रिंग है। तो आप कहोगे तो उससे क्या दिक्कत है, स्ट्रिंग है तो है, क्या क्या दिक्कत है, दिक्कत आएगी जब आप यहाँ पे करोगे, सपोज यहाँ पे हमें करना है where 2 is equal to where underscore 1 into 5, हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया, तो देखो आउटपुट क्या आता है, हमने प्रिंट नहीं कराया, सॉरी, प्रिंट where 2। अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं, तो देखो ये क्या आ गया, 45 45 45 45 45, सही आपने 5 टाइम्स 5 टाइम्स 45 प्रिंट होके आ गया, है ना। और होना क्या चाहिए था,
225 है ना, 225 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ गया 45, 5 टाइम्स प्रिंट होके आ गया, जो कि हमें अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, राइट। और ये क्यों हुआ, क्योंकि 45 स्ट्रिंग ले लिया था हमने, 45 स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो ऐसा बहुत बार होगा कि जब आप किसी बड़े डेटाबेस से छोटे डेटाबेस में या यहाँ पे पाइथन में कन्वर्ट करके ला रहे हो, तो डेटा टाइप गलत हो गया, आप क्या करोगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज करते हैं। तो सो इफ एनी डेटा इज मिस्टेकनली कन्वर्टेड टू रॉन्ग डेटा टाइप, so with the help of typecasting we can convert this to right one। ठीक है, उसको सही जगह पे हम कन्वर्ट करके लेके आ सकते हैं। उसको मैं बोल्ड कर देता हूं। तो इसको मैं, तो यहाँ पे देखो टाइप कास्टिंग थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे बी टैग लगाया है। ये एचटीएमएल का एक और टैग है, ठीक है, बी टैग, जिससे आपका डेटा बोल्ड हो जाता है। जो भी आप हाईलाइट करना चाहते हो वो बोल्ड हो जाएगा विद इन द टेक्स्ट। ठीक है, एक तो हेडिंग है, आपको हेडिंग लिखनी है तो एच यूज कर सकते हो, और बी से अगर विद इन द टेक्स्ट आप कुछ बोल्ड करना चाहते हो तो बी टैग लगा सकते हो। ठीक है, एनी डाउट? अब यहाँ पे, अब मुद्दे पे आते हैं कि यहाँ पे अब ये गलत कन्वर्ट हो गया, तो इसका सोल्यूशन क्या है? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के लिए करना कुछ नहीं है, सिंपली हमने यहाँ पे दिया where 1 इज इक्वल टू, हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है? इंटीजर में। तो हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर where अंडरस्कोर 1। ठीक है, सो ये हो गई आपकी टाइप कास्टिंग ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। ठीक है, क्लियर? सो अब यहाँ पे अगर आप करोगे प्रिंट where 1 where 1 into 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 225 आ गया, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। सो इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज को सही डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो यहाँ where 1 में दे दिया ABC, इसको आप अगर यहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ध्यान में ये रखना है कि एनी वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अदर डेटा टाइप। जो कन्वर्टेबल है वही कन्वर्ट होगी, जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, क्लियर? जो सी प्लस प्लस में अगर आप जाओगे तो वहां पे एक अस्काई वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है, वो अस्काई वैल्यू यहाँ पे काम नहीं करती। ठीक है, सो डू नॉट कंफ्यूज विद दैट। ओके, अब इसका इसका और यूज आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो? तो लेट्स से आपके पास एक वैल्यू है कि आपने वैल्यूज कहीं से वैल्यू राउंड होके आई, राइट, और आपको वहां पे पूरी पूरी वैल्यू चाहिए। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमने वैल वैर अंडरस्कोर 1 में हमने असाइन किया यहाँ पे 23.678। ठीक है, अंडरस्टूड, ये हमने असाइन किया। अब ये कंडीशन कब कब आ सकती है? ऐसी कंडीशन कब आ सकती है? मान लो आप एवरेज ले रहे हो, ठीक है, तो एवरेज मान लो 10 अलग अलग क्लासेस हैं। ठीक है, हर क्लास में किसी में 20 बच्चे हैं, किसी में 22 बच्चे हैं, किसी में 25 बच्चे हैं, किसी में 30 बच्चे हैं, किसी में 15 बच्चे हैं। तो आपसे कहा गया कि बताओ ऑन एन एवरेज क्लास में कितने, एक क्लास में कितने बच्चे हैं? तो वहां पे क्या करोगे? सबको ऐड करोगे, उसके बाद डिवाइड करोगे, तो कुछ ना कुछ डेसिमल में वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। अब वो डेसिमल में वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बच्चे डेसिमल में हैं।
बच्चे डेसिमल में हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। आपको एक डेफिनिट नंबर चाहिए, राइट? तो वहां पे आपको उसको कन्वर्ट करना होगा एक फुल नंबर में, ठीक है? तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, var1 इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे दिया इंटीजर ऑफ var अंडरस्कोर 1, ठीक है? तो ये यहाँ पे उसका जो भी वेरिएबल इंटीजर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे इंटीजर वाला पार्ट ये 23 है, ये उठा के ले आएगा। रिमेंबर ये राउंड नहीं है, ये सिर्फ इंटीजर उठा के लेके आ रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ पे वैर प्रिंट करेंगे, तो इसने यहाँ पे 23 हमें यहाँ पे प्रिंट करके भेजना। ठीक है यार, इसको फिर और दो रखा है सेकंड प्रोटेक्शन हो गया। तो नाम से बोला मैं पे बोला मैं लगा तुमसे ज्यादा 5.5 एक मिनट होल्ड करना। ओके, सो इतना समझ में आ गया? यस सर। एनी डाउट? क्लियर है? सिंपल से बात करेंगे ये हाँ तो 2 बजे इंटर्नशिप है आपकी? जी सर। हाँ, तो फिर बैठो, 2 बजे से बैठो। मुझे तो पता नहीं क्या। ओके, क्या पढ़ा? हाँ, तो यहाँ पे अब हमने इसको इंटीजर से वेरिएबल इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? अब सपोज आपके पास कोई वेरिएबल आता है जो आपका बुलियन होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नंबर में आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे हमने var1 में हमने यहाँ पे दे दिया 45, ठीक है? अब ये गलती से यहाँ पे आ गया है, ठीक है? इसको बुलियन में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे var1 इज इक्वल टू बुल ऑफ var1 हम यहाँ पे देंगे, ठीक है? और इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे var1 और यहाँ पे इसने देखो ट्रू प्रिंट कर दिया, ठीक है? तो आप कोई भी नॉन जीरो नंबर उसको अगर आप बुलियन में कन्वर्ट कराओगे, कोई भी नॉन जीरो नंबर उसको बुलियन में कन्वर्ट कराओगे तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये वैल्यू 0 होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है? So to convert into this, any non-zero number will be converted to true. ये 4.0 रहेगा तो है और 4.4 का 4.0, देख लो 4.0 तो 4 ही होता है। दो होगा ना भाई, जीरो जीरो को कॉल करना है any non-zero number, ठीक है? any non-zero number will be converted to true, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। आप जैसे यहाँ पे फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्जन देख लिया। अगर आप इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो, यहाँ पे हमने फ्लोट में कन्वर्ट, ये फ्लोट में था ना, फ्लोट से हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया था। अगर इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे अब लेट्स से var अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू 45 पॉइंट, नहीं 45 जस्ट, और यहाँ पे var1 इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ var अंडरस्कोर 1 हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसको प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा? अब हम यहाँ पे var1 और var अंडरस्कोर 1 और var1 दोनों को हम प्रिंट करा रहे हैं, और इसको यहाँ पे हम करेंगे। तो देखो, जब ये इंटीजर था तो 45 प्रिंट कर रहा था, जब ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया तो 45.0 प्रिंट कर रहा है, ठीक है? क्लियर? इतनी सारी चीजें समझ में आ गई? एनी डाउट? ओके, लेट्स सपोज अब हम यहाँ पे यूजर से डेटा ले रहे हैं, ठीक है? तो यूजर से हम डेटा लेते हैं, तो हमने यहाँ पे कहा var अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू इंटीजर। तो ये मैंने बताया ना यूजर से डेटा कैसे लेते हैं, कल बताया था है? तो यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं, तो इनपुट एंटर द वैल्यू या एंटर द नंबर, लेट्स से हमने यहाँ पे नंबर लिया, ठीक है? अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं,
प्रिंट var_1 2 3। ठीक है, जो भी हमने नंबर लिया उसको हम तीन बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जब हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे हमने लिया 67, ओके। यहाँ पे हमने कराया, तो अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने यहाँ पे नंबर लिया था, ये तो 67 प्रिंट हो, 3 बार प्रिंट होके आ गया, ये क्या हो गया है। सो point to remember over here is any value accepted from user is considered as string। आप यूजर से कोई भी वैल्यू ले रहे हो वो एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर की जाएगी। कोई भी वैल्यू XYZ, आप कोई भी वैल्यू ले रहे हो यूजर से, दैट विल बी कंसीडर्ड एज स्ट्रिंग। ओके, क्लियर है? एनी डाउट? तो अब आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रिंग में आ गई, तो हमें अगर उसको यूज करना है, कैलकुलेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? एक तरीका है, हमने यहाँ पे लिया var1 इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ var_1, ये कर सकते हो। इसके बाद var1 के साथ में जो करना है वो करो, या डायरेक्टली var_1। अब आपको पता है कि आपको इंटीजर ही लेना है, जब स्ट्रिंग लेना है तब बात नहीं है। जब आपको पता है कि अब जो भी वैल्यू आएगी वो मुझे आगे ऑपरेशंस में यूज करनी है, राइट। आपको स्ट्रिंग ही लेनी है, इंटीजर ही लेना है, तो यहाँ पे इंटीजर लगा दो इसके पहले, इसके बाद इसके अंदर सारी प्रोसेस कर दो, एंटर द नंबर। अब जो भी नंबर आएगा वो आपका वही काम करेगा जो इंटीजर काम करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया और यहाँ पे हमने 67 दिया। नाउ यू कैन सी इट हैज मल्टीप्लाइड दैट नंबर। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप यूजर से कोई भी वैल्यू ले रहे हो, आप के अंदर रख दिया। हाँ, पूरा जो नंबर वहां से आया मैंने उसको पूरा इंटीजर के अंदर ही डाल दिया। ठीक है, एनी डाउट? ये समझ में आ गया? ओके, सो ये जो अभी तक हमने पढ़े हैं, दीज ऑल वर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, सो अभिषेक समझ में आ गया सारी चीजें? ऑनलाइन क्लास, एनी डाउट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर? नो सर। ओके, सो नाउ क्या कर रहे थे? हाँ, सो अभी तक जो हमने देखे, दीज वर द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमारे पास कौन कौन से हैं? अरे यार, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ये सारे हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स रहे हैं। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हमारे पास पहला है इंटीजर, दूसरा है स्ट्रिंग, तीसरा है फ्लोट, चौथा है बूलियन, और पांचवा है कॉम्प्लेक्स। ये है हाँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनके आगे BR टैग लगा देता हूँ, नहीं तो सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो आते हैं आपके, सॉरी, यूजर डिफाइन नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, ये है सिस्टम डिफाइंड। ये कंपाइलर की तरफ से जो डेटा टाइप डिफाइन किए गए हैं वो ये सारे डेटा टाइप हैं जो पाइथन की तरफ से आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है वो है आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में क्या क्या चीजें होती हैं?
तो इसमें पहला आता है आपका लिस्ट, ठीक है। दूसरा आता है टपल, तीसरा आता है सेट, चौथा आता है डिक्शनरी, डिक्शनरी, ठीक है। ये 4 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। अब ये जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, सो बेसिकली इफ वी सी यूजर डिफाइंड data types are made from system defined data type, ठीक है। तो जो भी सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स ऊपर हमने यूज किए हैं उनको कंबाइन करके, मिला के, जोड़ के, तोड़ के हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। एनी डाउट? तो इसमें सबसे पहले आती है आपकी लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट क्या होती है? लिस्ट स्ट्रिंग होती है। जैसे एसक्यूएल में इन के अंदर हम यूज करते हैं लिस्टिंग होती है। नहीं, क्या? सो लिस्ट होती है। अब इसके बाद हमारे पास ये लिस्ट आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट इज अ ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ द डेटा, ठीक है। ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ डेटा का मतलब है पहली चीज, इसको भी मैं इसमें इसी में कर लेता हूँ मार्कडाउन में, ठीक है। यहाँ पे HO, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ डेटा। सो ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ डेटा का मतलब है पहली चीज, नंबर 1, कि इसमें, अब ये सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग सपोर्ट इज प्रोवाइडेड, इंडेक्सिंग का सपोर्ट मिलता है, ठीक है। देन लिस्ट इज म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल का मतलब है वंस क्रिएटेड कैन बी चेंज्ड एनी टाइम, कभी भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा होता है दिस इज, अभी ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ डेटा भी इसकी एक क्वालिटी ही है, ऑर्डर सीक्वेंस है। डेटा एक पर्टिकुलर ऑर्डर ही फॉलो करता है, सॉरी वी आर, और डेटा एक पर्टिकुलर ऑर्डर ही फॉलो करता है, ठीक है। एंड फोर्थ इज इट इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट से आप इसको डिनोट करोगे, ठीक है। तो ये आपकी लिस्ट होती है। अब लेट्स क्रिएट अ लिस्ट। सो हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आज ना 2 बजे हमारी इंटर्नशिप है इंस्टीट्यूशन में, तो बच्चे आने शुरू हो गए। सर इतना आज के लिए रहने दो, हमें आधा घंटा रिवाइज कर लेंगे बस फिर बस आज 2 मिनट, खत्म कर रहा हूँ। 1:30 पे मैं खुद ही खत्म करने वाला था। ओके सर। हाँ, ठीक है। सो हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट? सो लिस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जैसे कोई भी वेरिएबल का नाम देते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी हम वेरिएबल का नाम वैसे ही देंगे। तो हमने लिखा लिस्ट वेर, कुछ कुछ भी नाम दे सकते हो उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो हमने डिस्कस किए थे। लिस्ट वेर इज इक्वल टू, और अब यहाँ पे आपको, अगर नॉर्मली आप नंबर दे देते हो तो 44, 45, 78, 90, इस तरह से नंबर देते हो तो ये काम करेगा। लेकिन आगे आगे बताऊंगा कि ये क्या बनेगा। ये लिस्ट नहीं बनेगी, ये कुछ और बनेगा, ठीक है। आगे चल के बताऊंगा। तो ये बन तो गया है लेकिन ये कुछ और बना है, लिस्ट नहीं बनी, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइप देखोगे तो टाइप आपको ये दिखाई देगा, टपल, ठीक है। लिस्ट क्रिएट करनी है तो यहाँ पे हमें इसके आगे पीछे स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको प्रिंट करोगे लिस्ट अंडरस्कोर वेर, ठीक है, और तो यहाँ पे आप देखो तीनों एलिमेंट आ गए।
और टाइप ऑफ दिस इज टाइप ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर वेर, ये है लिस्ट। ठीक है, क्लियर। अगर हम इसको यहाँ पे नहीं देते हैं तो देखो क्या बनेगा, बन गया। ठीक है, तो आपको लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप इस तरह से लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। लिस्ट के बारे में और डिटेल में जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई विल शेयर दिस नोट, मींस जो आज ये पहला वाला पढ़ा है और ये जो डेटा टाइप वाला है, ये दोनों मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको कैसे खोलना है सबको पता है? ओके, ग्रेट, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर।